एंड वेलकम बैक टू एन अमेजिंग सेशन ऑफ एनिमल किंगडम। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड फाइलम की, और हम लेक्चर नंबर है हमारा थर्ड। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में जाना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा फाइलम पॉरीफेरा, और आज हम बात करेंगे फाइलम निडेरिया के बारे में। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर हम फाइलम निडेरिया के बारे में बात करें तो बहुत कुछ बेसिक बातें होती हैं जिसको हम हर फाइलम में पढ़ते हैं। एक तो हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ दूसरा हम क्या जानते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसको एक बढ़िया सी स्लाइड बना के भी खत्म किया जा सकता है, और जिसके बारे में डेप्थ में पढ़ने पे बैठें तो जितना पढ़ें उतना कम है। क्योंकि एनिमल्स बहुत हैं, क्लासिफिकेशन बहुत है, डिटेल बहुत है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम कितना कवर करें, हम एटलीस्ट इतना कवर करें कि हमसे अपने प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज हो जाएं, और एनसीईआरटी के जितने भी स्टेटमेंट हैं, जितनी भी लाइंस हैं, उनको हम बेहतर तरीके से समझें। एनसीईआरटी क्या कहती है उस पर भी आएंगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अपने पास एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन है। ठीक, फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरियंस के भी नाम से जानते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये जो पैराग्राफ देखने को मिल रहा है ये कंप्लीट एनसीईआरटी से लिया गया है। जी हाँ, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एग्जांपल्स कहाँ हैं। डोंट वरी माय डियर, एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। तो एक एक करके हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझेंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी बिटवीन द लाइन्स आपसे क्या कहती है उसके बारे में भी जानेंगे, और इन एग्जाम्पल से। कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बन के आता है, और वो लेवलिंग पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ABCD कौन से क्लास में आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं। तो आपको पढ़ते वक्त सारे एग्जाम्पल्स को भी याद करना है, सारे फाइलम्स को भी याद करना है, और कंप्लीटली आपको अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हुए चलना है। तब हम इस फाइलम को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक, बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि हम अगर इस फाइलम को पढ़ेंगे तो उसमें हम किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, कोई भी फाइलम अगर आप पढ़ते हैं, मैं सिर्फ निडेरिया के बारे में बात नहीं करूँ, कोई भी फाइलम अगर आप पढ़ते हैं XYZ, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें ही पढ़ते हैं। जैसे कि हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल उसमें क्या आएगा आपका, सबसे पहले क्या आएगा आपका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिली, सिमेट्री देखने को मिलेगा। जी हाँ, कि सिमेट्री क्या है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी प्लान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जर्म लेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, किसके बारे में बात करें, फिजियोलॉजी। देखिए, एक तरफ तो हो गया आपका जनरल कैरेक्टर, जनरल फीचर्स। जनरल कैरेक्टर, जनरल फीचर्स का मतलब क्या है कि हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जितने पॉइंट उठाए थे हमने, हम इन चीज़ों को कवर करेंगे वन बाय वन। एक चीज़ और है जिस पे यहाँ पे लिख सकते हैं, एक क्या, हम सर्कुलेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि सर्कुलेशन है कि नहीं। अभी बताइए, सर्कुलेशन जो है वो फिजियोलॉजी में आएगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। बच्चा सोच के आंसर करना, गलत आंसर मत करना। ठीक, फिजियोलॉजी की बात करें तो वही सारे हमारे जो बेसिक एट्रीब्यूट हैं कि डाइजेशन कैसा होगा, एक्सक्रीशन होगा कि नहीं होगा, अगर सर्कुलेशन होगा तो किस तरीके से करेगा। ठीक, जितने एग्जाम्पल्स आते हैं, मान लीजिए अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें, सपोज अगर हम फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें क्या हाइड्रा आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। एडम्शिया आता है, बिल्कुल आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे। ठीक, एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल्स को भी जानेंगे, प्लस वो एग्जाम्पल को हम समझेंगे डायग्राम के हेल्प से। क्यों? क्योंकि अगर आप डायग्राम को समझ जाओगे तो आपको चीज़ों को उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम खुद में ही एक कहानी है, खुद में ही एक स्टोरी है। कोई भी फाइलम अगर हम पढ़ेंगे तो बेस्ट चीज़ जो हमें उसके बारे में कभी नहीं भूलनी है वो है यूनिक फीचर्स। हर फाइलम के पास कोई ना कोई यूनिक फीचर होता है, और उस यूनिक फीचर के बेसिस पे ही उसकी पहचान होती है, उसको जाना जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यूनिकनेस पे ही जनरली आता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया था कि जब भी आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे लास्ट 38 में सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन ही आए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपका बेस है। अब अगर आपको इस फाइलम को 5 या 10 मिनट में पढ़ना हो, सपोज आप रिवीजन कर रहा हूँ, तो सब चीज़ें यहीं पे डिस्कस हो सकती हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसी है, बॉडी प्लान कैसा है, जर्म लेयर कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है या फिर डिप्लोब्लास्टिक है। हमें पता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके पास 3 जर्म लेयर होती हैं, और डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके पास 2 जर्म लेयर होती हैं। अगर 2 जर्म लेयर तो क्या बीच में मीजोग्लिया होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे और प्रॉपर्ली इसको पढ़ेंगे अलॉन्ग विद एनसीईआरटी रीडिंग। और कुछ बेहतर क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हम बोलेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन बहुत बार से मैं आंसर कर रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन बच्चों ऐसे छोड़ूंगा जिसको आपको आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फाइलम सिलेंटेटा की तरफ। अगर हम फाइलम सिलेंटेटा की बात करें, चलिए एनसीईआरटी बेस खोलता हूँ और फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता हुआ चलता हूँ साथ साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दो नाम देखने को मिले हैं, सिलेंटेटा प्लस निडेरिया। तो अगर किसी इंसान के दो नाम है, आपको पहले बताया है कि हर चीज़ के हर नाम का मतलब है। आप बायो में किसी भी चैप्टर के बारे में बात करिए, उसका जो भी नाम है उसका कहीं ना कहीं मीनिंग है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी में जितने फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होगा, ये इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारी अप्रोच क्या रहती है कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बॉडी फ्लूइड्स अलग और सर्कुलेशन अलग। बॉडी फ्लूइड्स हमारे क्या हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने थोड़ा सा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल सबको स्प्लिट करके हमने पढ़ा था। ठीक, और सर्कुलेट में क्या होगा, तो हमें हार्ट के बारे में जानना पड़ेगा, हमें ब्लड वेसल्स के बारे में जानना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी नई चीज़ के बारे में पढ़ें तो उसके नाम में पूरा घुस जाए कि आखिर इसका नाम क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है। ठीक, सिलेंट्रेटा और निडेरिया अगर नाम पड़ा है तो ये नाम क्यों पड़ा है? क्या इसके पास सिलेंट्रॉन कैविटी होती है, या इसके पास नाइडोब्लास्ट सेल, स्टिंगिंग सेल होते हैं, निमेटोसिस्ट होगा? कोई तो रीज़न होगा ना इसका नाम पड़ा है। अगर किसी को भी नाम दे दिया गया, पॉरीफेरा को पॉरीफेरा नाम दिया गया तो किसी रीज़न से दिया गया, क्योंकि उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, उन्हें हम पोर बियरर्स बोलते हैं। यस और नो? प्लेटीहेल्मिन्थिस के फाइलम के कुछ एनिमल्स को फ्लैट वॉर्म बोला गया, तो वो ऐसे चिपटे होते हैं। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई रीज़न होगा ना, इसको जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि इनको निडेरियंस क्यों कहते हैं, इनको सिलेंट्रेट्स क्यों कहते हैं। और सिलेंट्रेटा का बाद जो फाइलम आएगा वो कौन सा फाइलम आएगा, फाइलम टिनोफोरा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक, देखिए एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट में इसको निपटा दिया, बेसिक बातों को बता दिया। हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, बाकी हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक डायग्राम बेस को पकड़ेंगे और उस डायग्राम के बिहाफ पे ये कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरे फाइलम को समअप करके एक बार में ही समझा दें बहुत इजीली। ठीक है, देखते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं वन बाय वन। चलिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका एडवांस फीचर्स, और यहाँ पे आपका क्या लिखा है बेसिक फीचर। बेसिक फीचर मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक बारे में। अगर हैबिटेट के बारे में बात करें, हैबिटेट मतलब कि ये पाया कहाँ जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका हैबिटेट कहाँ है, आप कहाँ पाए जाएंगे, तो बेसिकली आप टेरेस्ट्रियल एनिमल है। आपको बुरा नहीं मानना अगर कोई आपको एनिमल बोले, क्योंकि ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल बट दे आर सोशल एनिमल। कैसे एनिमल हैं वो? सोशल एनिमल है। ठीक, अब जाहिर सी बात है ये लोअर फाइलम के एनिमल्स हैं, और जब भी हम इन फाइलम्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये हम एवोल्यूशनरी हायरार्की के बेस से पढ़ते हैं, एवोल्यूशन के सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे कौन से थे, पॉरीफेरा। और मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि जब भी हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम के बारे में जो बात होगी वो मल्टी सेलुलरिटी से होगी। किससे होगी? मल्टी सेलुलरिटी से। यानी कि हम एनिमल किंगडम कहाँ से पढ़ेंगे? मल्टी सेलुलर से। तो पहला मल्टी सेलुलर कौन सा था? पॉरीफेरा। उसके बाद क्या आया? सिलेंट्रेटा। ठीक, तो पॉरीफेरा का पानी में है तो ऐसा तो होगा नहीं बच्चों कि ये पानी से बाहर निकल के उड़ने लग जाएगा। ये भी पानी में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी कहाँ पाया जाएगा? पानी में पाया जाएगा। तो क्या ये एक्वेटिक एनिमल होंगे? क्या ये मैराइन एनिमल होंगे? बिल्कुल होंगे, डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा, जब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की तो हमने देखा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। जिसमें क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होता है कि अगर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो कौन से दो फाइलम ऐसे हैं जिसके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है। टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, बिल्कुल बना। ऑर्गन के बारे में बात कहाँ से शुरू होती है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। और उसके बाद फर्दर हम किस में चले आते हैं? ऑर्गन सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको वापस से बता दूँ कि जब भी हम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा को अलग अलग पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर आपको सिलेंट्रेटा अच्छे से आता है तो आप कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टिनोफोरा के समझ जाओगे, बेहतर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है या क्या नहीं होगा। तो दो चीज़ें भी तक हमने जानी, हैबिटेट कैसा होगा, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, मराइन एनिमल्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर होंगे। जैसे अगर आपने हाइड्रा का नाम सुना हो, ठीक, अगर नहीं सुना होगा तो आज आप सुन लीजिए, बहुत छोटा सा एनिमल होता है, जितना बड़ा डायग्राम में देखते हैं उस पर नहीं जाना है। ठीक, सिमेट्री की बात करी हमने, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैसी सिमेट्री है? सिमेट्री तीन टाइप की अपने पास, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म
अलग अलग प्लेन से अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है तो कौन सी सिमेट्री आपके पास? रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे क्या लिखा है? बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सेक। और हमको क्या पता था कि जो बॉडी प्लान होते हैं साथियों वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होगा हमारा ब्लाइंड सेक और दूसरा होगा हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब। और अगर ट्यूब विद इन ट्यूब के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो सेपरेट ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी। और ब्लाइंड सेक का मतलब क्या है कि एक सिंगल ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस दोनों के तौर पे एक्ट करेगी। कंफर्म? ठीक। जर्मिनल लेयर के बारे में बात करें, हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो जर्म लेयर से बना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या पढ़ाया जाएगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी कि अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें तो हमारे पास एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो इन्हीं एंडो एक्टो मीजो से डिराइव्ड हैं कि नहीं डिराइव्ड हैं? जी हाँ, बिल्कुल डिराइव्ड हैं। ठीक। तो यहाँ पे कितनी लेयर हैं? दो जर्म लेयर। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए? डिप्लोब्लास्टिक। कैसे हो गए? डिप्लोब्लास्टिक हो गए। ये तो आप एक सीक्वेंस में बोल सकते हो कि एक्वेटिक एनिमल्स है, मराइन एनिमल्स है, कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। हाँ, इसको एक पोएम की तरह आपको याद कर लेना है और कंटिन्यूसली कभी आपको भूलना नहीं है। सीलोम की बात करें, एसीलोमेट, मेटामेरिज्म एब्सेंट और नोटोकॉर्ड एब्सेंट। इन तीनों फ्रेम को एक ही बार में समझने की कोशिश करते हैं। नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है। किस में प्रेजेंट होती है? जनरली कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। और ये एनिमल हम कौन से हैं? ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एश हेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब किस में आते हैं? ये सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। यस और नो? बिल्कुल। जिसमें हेमिकॉर्डेटा के साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, पहले वो कॉर्डेट में चला गया था, वापस वो किस में आ गया? नॉन कॉर्डेट्स में। तो जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो सिंपल सी बात है कैसे होंगे? नॉन कॉर्डेट्स होंगे। यहाँ पे हमने क्या बात की? मेटामेरिज्म यानी कि रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर ना। सीलोम एसीलोमेट एनिमल है। तो ये जो चीज़ें थी ये आपकी कैसी नहीं? बेसिक के बारे में बात की थी। कैसी बात थी? ये बेसिक जनरल फीचर्स जो हम जान सकते थे किसके बारे में? फाइलम सिलेंटेटा के बारे में। अभी हम क्या जानेंगे? एडवांस फीचर कि अगर इनके अंदर एडवांस फीचर्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, जानते हैं करके। सबसे पहले बात करेंगे डाइजेशन की। देखो, डाइजेशन के बारे में बात किया तो इनके अंदर एक खासियत है। पूछिए क्या? डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे परफॉर्म होता है ये जब हम अगली स्लाइड पे एक कंप्लीट एनिमल का डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फाइलम सिलेंटेटा के जो एनिमल्स हैं उनका जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर, तो आपको बोलना है बोथ, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस, सर्कुलेशन एब्सेंट है। एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस, हमें पता है कि हमारे पास जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। आप एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अमाइनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये सब आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें ये मालूम पड़ेगा कि एक्सक्रीटिव वेस्ट कौन से एनिमल का कौन सा है। नेचर को ये बात पता थी कि जब भी हमें अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना होगा, किसको निकालना होगा? अमोनिया को। जब भी हमें अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना होगा तो हमको वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। इसीलिए जनरली ये देखा गया है कि जो एक्वेटिक मोड्स के एनिमल होते हैं, जनरली ऐसा नहीं कि अब हार्ड एंड फास्ट रूलर सभी का, उनके पास जो वेस्ट है वो क्या है? अमोनिया। क्या वेस्ट है वो? अमोनिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ भी भूलना है नर्वस सिस्टम नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ का नर्वस सिस्टम न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपके बहुत काम आएगा। अगर आपने न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में जब हम बात करेंगे आपसे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? न्यूरॉन्स के। आइए बताते हैं कैसे होता है। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए बच्चों। ठीक, सपोज करिए आप किसको पढ़ रहे हैं? न्यूरॉन्स को पढ़ रहे हैं। अगर आप न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ठीक, क्वेश्चन कहीं का भी हो, पूछा कहीं भी जा सकता है। एपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर, मल्टीपोलर, साथ ही साथ सुडो यूनिपोलर। मीन्स न्यूरॉन के बेसिस पर अगर बात करें तो एपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स भी कई सारे तरीके के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो ऐसे फ्रेम होगा कि मुझको ये बताइए कि जो एपोलर न्यूरॉन है वो कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है।
कि कौन सा फाइलम ऐसा है जिसके अंदर जो है वो एपोलर न्यूरॉन दिखने की शुरुआत हो जाती है। ठीक, जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई न्यूरॉन्स किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक, और अगर किसी के पास ब्रेन आ रहा है मतलब उसके पास एक हड्डी है, जिसे हमने क्या बोला है यहाँ पे, क्रेनियम। क्या बोला है बच्चों, क्रेनियम बोला है कि नहीं बोला है? ठीक, जिसे हम ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रेन का आना या क्रेनियम का आना, ये सब तो चीज़ें तब होंगी ना जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिविलाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सिविलाइजेशन। ओके, क्या देखेंगे आप? सिविलाइजेशन। ठीक, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हेड, फॉर्मेशन ऑफ हेड। और हमें पता है अगर हेड है तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक जगह प्रिजर्व्ड हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हेड नहीं आया है तो बॉडी काम नहीं करेगी, जो न्यूरॉन्स के काम है वो होंगे नहीं। न्यूरॉन्स रहेंगे, उनके काम होना शुरू होगा, मतलब न्यूरॉन्स का आना शुरू होगा, टाइम टू टाइम एडवांसमेंट आएंगी, कई बार वो कलेक्शन बनेंगे। आगे वाले फाइलम में आप पढ़ेंगे कि आप गैंग्लिया देखने को मिल रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक, हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन है वो कैसा है? एपोलर न्यूरॉन, मतलब एक ऐसा न्यूरॉन जिसका कोई भी पोल नहीं है। सिंपल, हमें पता ना डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होती हैं, एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन टेंडमिकल साइनोप्टिक नॉर्म होती हैं। ये सब चीज़ें हमने किसमें पढ़ी थी? एक्सॉन में पढ़ी थी। और यस और नो, साइटोन, सोमा, पेरिकेरियन, इन चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ किसको जानेंगे? एपोलर न्यूरॉन। ये हमको नहीं भूलना है। ये आपका क्या है? वेरी वेरी IMP एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके हिसाब से? आप चाहे एनिमल किंगडम के बिहाफ पे कर लें या फिर आप न्यूरो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बिहाफ पे कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एपोलर न्यूरॉन। ओके, आगे देखते हैं। चलिए, अभी हम न्यूरॉन के बारे में बात कर लिया। अब अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन ये दोनों तरीके का कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म कर सकता है, साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये परफॉर्म कर सकता है। एक में क्या होगा? बडिंग, और दूसरे में क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन के। हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके पास गैमीट तो होगी और रिप्रोड्यूस तो वो करेगा ही करेगा। रिप्रोड्यूस अगर नहीं करेगा तो उसकी जो स्पीशीज़ है वो आगे कैसे बढ़ेगी? और स्पीशीज़ से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि फाइलम सीलेंटेटा की कितनी स्पीशीज़ होती हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने आपसे ये बात फाइलम पॉलीफेरा में ही पूछा था। एटलीस्ट हमको ये तो पता हो। NCERT के 4 एग्जाम्पल याद करना एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो हमें उसके बारे में पता हो कि स्पीशीज़ कितनी है, कितनी टाइप की है, कहाँ पाए जाते हैं, तभी हमें किसी चीज़ के ऊपर ग्रिप आएगी, कमांड आएगी। आपकी पेरीफेरी जितना स्ट्रांग होगी उतना आप अपने सब्जेक्ट पे काम कर सकते हो, उतना आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, आगे देखिए। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। डेवलपमेंट की बात की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जब मैं आपको बताया था बच्चों कि जब भी कहीं पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आएगा, इसका मतलब हमें लार्वे का रोल वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि लार्वा वहाँ पे है। अगले लेक्चर में जब मैं आपको फाइलम टिनोफोरा पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पर आपको एक कंप्लीट टेबल बना दूंगा, उसमें फाइलम, उनके एग्जाम्पल्स, उनका डेवलपमेंट, उनका फर्टिलाइजेशन और उनके लार्वा, क्योंकि लार्वा पे क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार नहीं कई बार। तो ये आपके सामने लार्वे के बारे में नाम लिखे हुए हैं, प्लेनुला और एफायरा। अलग अलग एनिमल्स के बारे में अभी आपको यहाँ पे ये नाम समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको ये नाम समझ में आना शुरू हो जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि फाइलम सीलेंटेटा के कितनी स्पीशीज़ होती हैं? ओके, आगे पूछते हैं। एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ कितनी है आज की डेट में? अब देखिए, चलिए पहले इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा और मुझे समझाना बहुत इजी हो जाएगा। आज का अभी का जो हमारा प्रॉपर फोकस है वो इस डायग्राम में रहेगा। ठीक, चलिए, बेसिक डायग्राम है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ओके, चलिए, ये डायग्राम किसका है? हाइड्रा जानते हैं ना आप लोग? बिल्कुल जानते होंगे। बेसिकली हमने एक एग्जांपल लिया कि हम एक इसी डायग्राम के बेसिस पे क्या करेंगे, सभी फिजियोलॉजी फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। और हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने बेसिक फंक्शन तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक, डाइजेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, ये सब तो वो करेगा ही करेगा। तो आइए हम देखते हैं पहले किसको, हाइड्रा को देखने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि हाइड्रा हमसे क्या डिमांड करता है या हाइड्रा हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक, चलिए, अगर आप सिंपल से देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये आपको हाइड्रा की बॉडी पे कुछ आउटग्रोथ देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं? इनको हमने बोला टेंटिकल। क्या बोला हमने इनको? टेंटिकल। और ध्यान रहे, टेंटिकल्स जो हैं वो हाइड्रा की लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर हाइड्रा के पास से उसके टेंटिकल्स हटा दो तो अपने बहुत सारे काम नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ठीक, तो टेंटिकल्स के नंबर पे कई बार क्वेश्चन आता है कि टेंटिकल्स का नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे 6 to 8 नंबर होता है। ठीक, अब अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ये एक उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, क्या बोला हमने इसको? हाइपोस्टोम। और हाइपोस्टोम पे क्या प्रेजेंट है? माउथ प्रेजेंट है। ठीक, अब अलग अलग कलर के बेसिस पे मैंने आपको इसकी आउटर और इनर लेयर को समझाने की कोशिश की है। अभी
आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि इसका नाम ऐसा पड़ा तो नाम क्यों पड़ा। ठीक, अब देखिए व्हाइट कलर से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक आउटर लेयर, उसके बाद ब्राउन कलर से आपको देखने को मिल रही है एक इनर लेयर, बीच में एक येलो कलर की लेयर है, और यहाँ पे आपको दो अलग अलग तरह के सेल मैंने आपको दिखाए हैं। सपोज पहले ये बात करते हैं कि जो मैंने आपसे वर्ड बोला कि जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा। आइए इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक एक करके इसको जानते हैं। सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, इसने क्या किया, एनिमल को पकड़ा और अपनी बॉडी के अंदर किया। अब जाहिर सी बात है कि हम जब डाइजेशन पढ़ते हैं, जब ह्यूमन के डाइजेशन की बात करो या जब डाइजेशन के बारे में बात करो, तो डाइजेशन इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। क्या डाइजेशन एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है? जी हाँ, बिल्कुल है। इंजेशन, मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, और लास्ट में आपका क्या आएगा, इजेशन। ध्यान रहे, कई बार मैंने देखा है कि लोगों के इजेशन और एक्सक्रीशन इन दोनों को सेम सा बोल देते हैं, लेकिन इजेशन और एक्सक्रीशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक्सक्रीशन तो खुद में ही एक दुनिया है। ओके, देखिए आउटर और इनर, क्या आपको आउटर वॉल देखने को मिल रही? जी हाँ। अब ये जो गोल गोल से सेल हैं इनका नाम है जाइमोजन सेल। क्या नाम है इनका? जाइमोजन सेल नाम है। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने फूड को पकड़ा, बॉडी के अंदर फेंका, जाइमोजन सेल और अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रिटिव सेल। जाइमोजन सेल और न्यूट्रिटिव सेल ने दोनों ने मिलकर कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम और आप दोनों साथ में काम करते हैं, इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, जहाँ जहाँ शन लगेगा बच्चों, उसका मतलब होता है फिनोमिना या फिर प्रोसेस। जहाँ जहाँ शन लगेगा उसका मतलब क्या है, फिनोमिना या फिर प्रोसेस। और हमारी बॉडी में सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैंने खाना खाया तो मेरे पैर के टिप तक जो सेल हैं वहाँ सब तक न्यूट्रिएंट पहुँचेगा, यानी कि ब्लड की वजह से, ब्लड की हेल्प से न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बॉडी के सभी जगह पे हो जाता है। यस और नो? तो ब्लड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाइमोजन सेल हैं, अगर मान लो यहाँ पे अंदर फूड आता है उसको वो तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। तो नीचे वाले सेल का नाम है न्यूट्रिटिव सेल, ऊपर जो सेल है उसका नाम है जाइमोजन सेल। बॉडी ने, हाइड्रा ने ऑर्गेनिज्म को पकड़ा, फूड को अंदर भेजा, जाइमोजन सेल ने कहा कि डोंट वरी, मैं इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता हूँ। मैंने इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ा, न्यूट्रिटिव सेल बोलते हैं भाई बस तू तोड़ के नीचे भेज दे, पचाने का काम मेरा, बॉडी के पास करने के लिए काम मेरा। तो ये जो न्यूट्रिटिव सेल होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार आपकी हेल्प करते हैं और अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, तो हमें बोला ना क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सुना है आपने, एक का काम होता है खाना पचाना, तो ये तोड़ा और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारी बॉडी में भी तो बच्चों यही है ना भाई, हमारे पास डाइजेशन होता है कि नहीं होता है? जी हाँ। एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, जब ब्लड में न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरह के सेल देखने को मिले, एक आपको देखने को मिला जाइमोजन सेल और दूसरा आपको देखने को मिला न्यूट्रिटिव सेल। जाइमोजन सेल ने चीज़ों को तोड़ा और न्यूट्रिटिव सेल ने क्या किया, उनको अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। अब आप यहाँ पे देखिए, जो आउटर लेयर है उसे हमने बोला एपिडर्मिस, और जो इनर लेयर है उसे हमने क्या बोला, गैस्ट्रोडर्मिस। बीच में क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया। अब कई बार इससे ही पूछते हैं कि आउटर लेयर का नाम क्या है, इनर लेयर का नाम क्या है, तो ये नाम हमको याद होने चाहिए, ये नाम हमको पता होने चाहिए कि एपिडर्मिस क्या है और गैस्ट्रोडर्मिस क्या है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया। ओके, बीच में क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया। बीच में क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया। ठीक, अब देखो बच्चों हुआ क्या ये एक खाली जगह आपको देखने को मिल रही है? क्या ये खाली जगह आपको देखने को मिल रही है? जी हाँ, इस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या नाम है इसका, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, क्योंकि डाइजेशन में हेल्प कर रही है और न्यूट्रिएंट को पास करने में हेल्प कर रही है। साथ ही साथ इसका एक और नाम है जिसे हमने बोला सिलेंट्रॉन कैविटी। क्या बोला हमने आपको, सिलेंट्रॉन कैविटी। तो क्या सिलेंट्रेट याद आ रहे हैं, फाइलम निडेरिया, फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रॉन कैविटी का कुछ कनेक्शन बैठा पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो इस तरीके से हाइड्रा जो है अपनी लाइफ को परफॉर्म करता है। अब ऐसा डायग्राम बन के आ जाएगा तो आप ये बोलेंगे माउथ कहाँ सिचुएटेड है, हाइपोस्टोम पे, टेंटिकल्स हैं, 6 to 8 नंबर है। ये तो बिल्कुल हमको याद होना चाहिए, हाइड्रा, माउथ, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का नंबर कितना है, 6 to 8। हाइपोस्टोम पे सिचुएटेड है, आउटर लेयर, इनर लेयर, बीच में क्या है, मीजोग्लिया है, सिलेंट्रॉन कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। अरे बोलो यस और नो? जाइमोजन सेल है, न्यूट्रिटिव सेल है, ये सब चीज़ें हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे ये अपनी लाइफ को बनाने में हेल्प करता है। कैसा होता है, फ्रेश वाटर। कैसा होगा, फ्रेश वाटर। ओके, चलिए ये एक स्टॉक है। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं कि ये जो थ्योरी लिखी है ये थ्योरी आपसे क्या कहना चाह रही है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, बिल्कुल।
एक मतलब हमने डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब ये जो थ्योरी है ये आपको समझना बच्चों का खेल होगा, आप इसको बहुत ईजिली बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये थ्योरी आपसे क्या डिमांड कर रही है, आपसे क्या कह रही है। ठीक, चलिए देखते हैं। मोस्टली मेंबर्स ऑफ मराइन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर समुद्र में है या एवोल्यूशन का कोर्स को आप फॉलो करेंगे तो सबसे पहले पॉलीफेरा फिर सिलेंट्रेटा, सबसे पहले पॉलीफेरा फिर सिलेंट्रेटा। तो पानी में है तो मराइन तो होंगे ही होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे। रेडियल सिमेट्री, टिश्यू ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन। रेडियल सिमेट्री मतलब सबसे पहले ए सिमेट्री, उसके बाद रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी काटो एक क्लॉफ में डिवाइड हो सकता है। टिश्यू ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन पहले कैसा था, सेलुलर लेवल था, अभी कैसा हो गया, टिश्यू लेवल हो गया। देयर कैविटी इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन कैविटी स्लैश गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, अभी होता है ना सिलेंट्रॉन कैविटी या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देयर कोनिकल शेप एपेक्स इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, जहाँ पे क्या है, माउथ प्रेजेंट है। टेंटिकल्स का नंबर बच्चों कितना है, टेंटिकल्स का नंबर 6 to 8 है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच हॉलो होते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट है सिंगल ओपनिंग। अब देखिए आप, अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि दो सेपरेट ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है, सिंगल ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यही सिंगल ओपनिंग जो है वो माउथ और एनस दोनों की तरफ पे एक्ट कर सकती है। ओके, चलिए अभी देखिए अब हुआ क्या यहाँ पे, जब हमने डाइजेशन के बारे में बात की, किसके बारे में बात की, डाइजेशन के बारे में बात की। तो डाइजेशन बॉडी जाइमोजन सेल और न्यूट्रिटिव सेल, यानी कि डाइजेशन हमें दो तरीके का देखने को मिलेगा, इंटरसेलुलर भी और एक्स्ट्रासेलुलर भी। वही बात यहाँ पे लिखी है, एक्स्ट्रासेलुलर इन सिलेंट्रॉन कैविटी, इंटरसेलुलर इन न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ओके, ये आपके सामने बने हुए अलग अलग तरह के सेल, एक आपके कौन से हैं, जाइमोजन सेल, दूसरे आपके कौन से हैं, न्यूट्रिटिव सेल। टोटिपोटेंसी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था कि टोटिपोटेंसी क्या होती है, टोटिपोटेंट सेल क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होते हैं, ऐसे कौन से सेल होते हैं जिनके पास रेट ऑफ ऑक्सीजनेशन की पावर होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, टोटिपोटेंट अनडिफरेंशिएटेड सेल, इंटरस्टिशियल सेल। वहाँ पे क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैंने आपको पॉलीफेरा में क्या बताया था। चलिए दो ऑप्शन देता हूँ, आप इसमें से बताइएगा, आर्कियोसाइट सेल या फिर अमीबोसाइट सेल। इन दोनों में से कौन से सेल ऐसे होते हैं जो पॉलीफेरा के टोटिपोटेंट सेल होते हैं। चलिए इधर देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा डिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर। ओके, 2 जर्म लेयर को हमने बांट दिया, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, एक आउटर लेयर एक आपकी इनर लेयर। सिर्फ और सिर्फ अगर साथियों डायग्राम आपको बेहतर तरीके से आ गया तो आप ये समझो कि आप कुछ भी कर सकते हो। क्या ये डायग्राम आप याद कर सकते हैं, क्या डायग्राम आप बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बहुत ईजी है बच्चों, बहुत सिंपल है यार, इसको देख के तो आपको खुश होना चाहिए। एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम, बार बार कलर्स को चेंज नहीं करेंगे। माउथ हो गया, हाइपोस्टोम हो गया, यहाँ पे हम ऐसा हमने बना दिया। ये बस आपकी जानकारी के लिए बेसिक सा बना रहा हूँ एक। ओके, चलो टेंटिकल बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। क्या इसको आप नहीं बना सकते हो? अब सिंपल क्या करना है, यहीं पे आपको कोई सेल बनाना है, जाइमोजन सेल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको चेंज करके अंदर सेल बना देना है, जिसको आपको क्या नाम देना है, न्यूट्रिटिव सेल। क्या नाम दे देना है आपको, न्यूट्रिटिव सेल। ओके, यहाँ पे आपके बीच में एक लेयर आ जाएगी, आउटर लेयर, इनर लेयर, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ये आपकी कैविटी हो गई। तो इसमें ऐसा कुछ परेशान होने की बात नहीं है, इसको आप अगर याद करें। ये एग्जाम्पल कौन सा है, ये एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा। हाइड्रा किसके अंदर आता है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। ओके, तो बहुत बेसिक है बच्चों, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम काफ़ी ईजिली इन चीज़ों को कवर अप करेंगे, समअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिटवीन बोथ लेयर ए सेलुलर फाइबर्स लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट, ये आपने देख लिया। ओके, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या कि अगर कोई आदमी जिंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है शिकार करेगा, खाना खाएगा। बिना जिंदा रहे तो उसकी लाइफ पॉसिबल ही ना, मर ही जाएगा। बिना जिंदा अगर मान लो मर गया तो कैसे अपने काम को परफॉर्म कर पाएगा। अब देखते हैं यूनिक फीचर। ओके, यूनिक फीचर क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन कैविटी। सिलेंट्रॉन कैविटी याद है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कई बार पूछ लेते हैं कि सिलेंट्रॉन कैविटी का दूसरा नाम क्या है, और ऑप्शन में देते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, और बच्चे टिक करते हैं कि हाँ पैरागैस्ट्रिक कैविटी, फिर बाद में याद आता है शिट ये तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी था। पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहाँ था बच्चों, याद है ना, फाइलम बोलना नहीं है आपको। ओके, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल एज निमोटेसिस प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल ऑफ द बॉडी हेल्प इन एंकरेज, यानी कि अटैचमेंट, डिफेंस और प्रे ऑफेंस, मतलब अपने बचाव के लिए, कहीं पे जुड़ने के लिए, और प्रे किसी को मार के खाने के लिए। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर ऐसा मार के खा रहे हैं किसी को तो ये कार्निवोरस होंगे, ओमनिवोरस होंगे या फिर हर्बीवोरस होंगे, बताइएगा। अभी ये शायद पीवाईक्यू में भी आया है और पूछा भी जा सकता है। ओके, स्टिंगिंग सेल्स आर पियर शेप इन विच कैप्सूल
निमेटोसिस प्रेजेंट, निमेटोसिस हैज अ टॉक्सिन कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन है जो जहर की तरह पे एक्ट करता है। किसी को अगर आपने मान लो हमने एक एनिमल को पकड़ लिया, ओके, तो हमने उसे स्टिंगिंग सेल चुभाए स्टिंगिंग सेल्स को पकड़ा निमेटोसिस की तरह, और जब हम जहर के कांटेक्ट में आएगा वो निमेटोसिस के, किसके, हिप्नोटॉक्सिन के, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कैसा होगा, मरेगा, और मरेगा तो उसको हम खा लेंगे। ओके, अब देखिए ये है आपका एक बेसिक सा डायग्राम, नाइडोसील, निमेटोसिस्ट, ओके। यहाँ पे क्या है आपका हिप्नोटॉक्सिन, ये क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। अब ये जो देख रहे हो ओपर्कुलम, ये समझ लो आप एक ढक्कन जैसा एक्ट कर रहा है। कैसा एक्ट कर रहा है, ढक्कन जैसा एक्ट कर रहा है। नाइडोसील थोड़ा सा सेंसिटिव है, जैसे टच हुआ ढक्कन खुला और ये स्टॉक निकला और एनिमल को पकड़ लिया और खा लिया। लेकिन ये चीज़ें तभी होती हैं जब वो 100% श्योर होते हैं कि जो प्रे है, कौन, प्रे, अब प्रे बताना शिकार या शिकारी, ठीक, वो उनके 100% कवर में है। क्यों, क्योंकि बार बार ये थ्रेड्स को बाहर फेंक नहीं सकते हैं, बार बार ये अपने स्टिंगिंग सेल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हिप्नोटॉक्सिन ऐसा नहीं इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब वो 100% श्योर है, सर्टेन होते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा एग्जाम में तो ऐसे फ्रेम होगा कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो शेप कैसे होते हैं, पीयर शेप होता है उनका, ओके। निमेटोसिस के पास टॉक्सिन होता है क्या, जी हाँ, कौन सा टॉक्सिन होता है, हिप्नोटॉक्सिन होता है। नाइडोसील क्या है, ओपर्कुलम क्या है, एक आध रॉड एग्जाम बन के आ जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो निकला है पकड़ने के लिए इसका नाम क्या है। तो ओके, क्या इसको थ्रेड ट्यूब बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ये मैं सोचता हूँ कि सबने बोल दिया तो हाँ थ्रेड ट्यूब ही बोलते हैं, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि फाइलम सिलेंटेटा के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी जाती है जिसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। दो नाम शायद आपने आज से पहले कभी सुने हो, एक है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। एक है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। अगर नहीं सुने हैं तो आज आप इसको सुनिए और हमेशा ध्यान से रखिएगा कि आपको पॉलिप मेड्यूसा कई बार सुनने को मिलेगा, और पॉलिप और मेड्यूसा पे कई बार क्वेश्चंस भी आएंगे कि पॉलिप फॉर्म क्या है और मेड्यूसा फॉर्म क्या है। ये अलग अलग फॉर्म है, ओके, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों फॉर्म देखने को मिलती है। तो पॉलिप से मेड्यूसा बनता है एसेक्सुअली और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। इसको आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है ओबेलिया। क्या एग्जाम्पल है, ओबेलिया। ओबेलिया बिल्कुल नहीं बोलना आपको, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेंटेट आर डाइमॉर्फिक इन दिस लाइफ फॉर्म, टू फॉर्म प्रेजेंट। एक हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है पॉलिप और दूसरा लिखा है मेड्यूसा। हमें पता ना पॉलिप कैसा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, मेडुसा कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे डायग्राम भी देखने को मिलेंगे पॉलिप के और मेडुसा के। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी। पॉलिप और मेडुसा के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो फॉर्म देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, अडम्चिया। क्या लिखा है, अडम्चिया। और ये कैसी फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसी अडम्चिया को उठा के हमने अगर यूँ उल्टा कर दिया तो ये अलग फॉर्म बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जी हाँ, ये बिल्कुल कैसी फॉर्म बन जाएगी, अलग फॉर्म बनेगी। मतलब एक ही फॉर्म है, पॉलिप और मेडुसा अलग अलग फॉर्म, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलिप भी देखने को मिलता है, किसी के अंदर मेडुसा भी देखने को मिलता है। क्या आप ये बता सकते हैं बच्चों ये क्या है? क्या इसको हम फाइसेलिया बोल सकते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोल सकते हैं, या इसका कुछ और नाम है? ओके, अभी आते हैं। ये देखिए, ये वही डायग्राम जो मैंने बता के आपको समझाने की कोशिश की थी। अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है, अलग अलग सेल प्रेजेंट है। ये धागे जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के लिए, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो उनको जिंदा रखने में हेल्प करेंगी। अगर ये नहीं होंगे तो वो अपना काम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिप, यहाँ पे क्या लिखा है, मेडुसा। पॉलिप कैसा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच है, सिसाइल फॉर्म है। ओके, मे बी सॉलिटरी और कॉलोनी, यानी फिर अकेले भी हो सकता है और झुंड में भी हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और एडम्शिया। पर ध्यान दें, हाइड्रा कैसा होता है, थोड़ा सा फ्रेश वाटर। ओके, मेडुसा कैसा है, अम्ब्रेला शेप, फ्री स्विमिंग एंड ऑलवेज सॉलिटरी। एग्जाम्पल ऑरेलिया। क्या ऑरेलिया का कोई और नाम भी होता है? मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ कि बच्चे बोलते हैं कई बार सर जेली फिश, स्टार फिश, ऐसे अलग अलग फिशेस के नाम लेते हैं। जेली फिश, स्टार फिश, हम उनको फिश बोल तो रहे हैं लेकिन वो फिश है नहीं दोस्तों। फिश कहाँ पे आती है, पाइसेस ग्रुप में। इससे पहले आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने नाम के पीछे फिश लगा के घूम रहे हैं लेकिन वो फिश हैं नहीं। ओके, मेटाजेनेसिस का क्या मतलब है, देखो मेटाजेनेसिस आया। अब मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। मेटामेरिज्म, इन सुनने में तो सब सेम से लग रहे हैं, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, लेकिन सबके नाम, सबके मायने अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ एन अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। मतलब ये क्या है, ये डिफरेंस से जनरेशनल चेंज आपको देखने को मिलेंगे पॉलिप और मेडुसा के बीच में। ओके, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, यानी कि पॉलिप से मेडुसा कैसे बनेगा, एसेक्सुअली।
और मेडुसा से पॉलिप कैसे बनेगा? सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या दिया? फाइसेलिया और ओबेलिया। सी फर भी बोलते हैं और फाइसेलिया यानी कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। अब फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई बार जब ये ऊपर की साइड आते हैं तो ऐसा एक कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे आपने सैनिक देखे होंगे जब वो लड़ाई करते हैं तो उनके पास एक ढाल होती है, इसको छुपा के ऐसा अपने आप को ढकते हैं। ओके, अब कई बार यहाँ पे कंट्रोवर्सी देखी गई है कि सर फाइसेलिया क्यों, ओबेलिया क्यों? अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो ओबेलिया जाएगा, क्योंकि फाइसेलिया ट्रू मेटाजेनेसिस शो नहीं करता है। ओके, तो मेरे ख्याल से वाला पेज किया है, पॉलिप क्या है और मेडुसा क्या है। ठीक, इधर देखते हैं। अब देखो ये डायग्राम बना हुआ है, पॉलिप फॉर्म है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल है। ये कैसा है? मेडुसा फॉर्म है, जेली शेप है। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। पॉलिप से मेडुसा कैसे बनेगा? एसेक्सुअली। और मेडुसा से पॉलिप कैसे बनेगा? सेक्सुअली। ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। ठीक, नेचर ने सभी को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ दिया है। अब देखो हुआ क्या, कुछ फॉर्म बनी हुई है। ओके, मान लो एक एनिमल है, किसका? फाइलम सिलेंटेटा का। ओके, अब इसके पास अगर कवरिंग आ गई किसकी? CaCO3 की। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? कोरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोरल। तो कोरल भी किसका एग्जाम्पल है? फाइलम सिलेंटेटा का। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास CaCO3 की कवरिंग है, जो फाइलम सिलेंटेटा में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरल बोल देते हैं। ठीक, कई बार क्या करते हैं कि स्प्लिट करते हैं, ब्रांचिंग करते हैं, जिसको हमने क्या बोला? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये आपके सामने कुछ कोरल्स के एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे क्या बोला हमने? पेंटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फेन, मेंड्रिन, ब्रेन कोरल, कोरोलियम, रेड कोरल, मूंगा जिसे हम हाथ में पहनते हैं। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा? ABCD और इनको शफल कर देगा, फिर आपको मैच करना होगा कि पेंडुला क्या होता है? सी पेन, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। गोर्गोनिया क्या होता है? सी फेन। मेंड्रिन क्या होता है? ब्रेन कोरल। ये ढूंढ के आपको मैच करना पड़ेगा और सिंपल आपके आंसर हो जाएंगे। इस चीज़ों को समराइज करते हैं कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? क्वेश्चन सीधा यहाँ पे आएगा कि पॉलिप फॉर्म का एग्जांपल बताइए, मेडुसा फॉर्म का एग्जांपल बताइए। पॉलिप का शेप बताइए, मेडुसा का शेप बताइए। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो होती है वो ट्रू किसमें देखने को मिलती है? ओके, हिप्नोटॉक्सिन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिक फीचर पूछा जाएगा कि इनके पास जो स्टिंगिंग सेल हैं, निमेटोसिस्ट है, ये सब क्या एंकरेज, प्रे, इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन पे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे वो पूछेंगे कि पॉलिप से मेडुसा कैसे बनता है, मेडुसा से पॉलिप कैसे बनता है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एनसीईआरटी बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को बताएगी, उन शब्दों को हमने डिटेल में पढ़ा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी के वर्ड्स को ही प्रोनाउंस करना हो तो फिर 12वीं पास बच्चा भी टीचर बन जाएगा। चलिए देखते हैं। दे आर एक्वेटिक एनिमल मोस्टली मराइन। मैंने आपको बताया कि एवोल्यूशनरी हायरार्की को शो करेंगे। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, पहला फाइलम पॉलीफेरा, मल्टीसेलुलरिटी के हिसाब से। उसके बाद क्या आएगा आपका? सिलेंट्रेटा। ओके, सेसाइल और फ्री स्विमिंग रेडियल सिमेट्री एनिमल्स। रेडियल सिमेट्री मतलब कहीं से भी काटो, आपको पता है इक्वल हाफ में मिल सकता है। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। किसके बारे में? निडेरिया के बारे में। ठीक है, इसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, ये भी हमको पता है, और क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ओके, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑन एंड द बॉडी, नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर द एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि लिखा होगा कि नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर ऑप्शन नंबर A, B, C और D लिखा होगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है अगर आपको एंकरेज लिखा मिल रहा है, डिफेंस मिल रहा है, कैप्चर ऑफ प्रे देखने को मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, नाइडेरिया एक्सिबिट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, उसके बारे में बात हो रही है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 जर्म लेयर, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। मेसोडर्म बाद में आएगी। ओके, हायर मतलब इसमें मत मान लेना आप लोग। ठीक, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, सिलेंट्रॉन कैविटी, विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। हमने ये भी जाना कि अपने पास जाइमोजन सेल है, साथ ही साथ न्यूट्रिटिव सेल भी है। ओके, 2 तरह के सेल ने आपको बताया। सम ऑफ द निडेरियन हैव एग्जाम्पल, कोरल हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरियन एक्सिबिट 2 बेसिक लाइफ फॉर्म, वन इज कॉल्ड पॉलिप एंड इज कॉल्ड मेडुला। यहाँ पे भी हम बात कर चुके हैं। ओके, द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडम्शिया। हाइड्रा पे के पूछ लेते हैं कैसा निडेरियन? फ्रेश वाटर। कैसा है? फ्रेश वाटर। ओके, वेयर देयर इज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओजेलिया और जेलीफिश। ध्यान दें, जेलीफिश फिश नहीं है, फिश किसमें आती है? पाइसेस में आती है, बस नाम लगा के घूम रहा है फिश का। ओके, दीज निडेरियन विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसे हमने क्या बोला? मेटाजेनेसिस। और ध्यान दें कि मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्चेसिस, ये सब चीज़ें क्या हैं? अलग अलग हैं। ओके, ठीक है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा
एसेक्सुअली एंड मेड्स फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल ओबेलिया। एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया। एग्जाम्पल्स क्या है? फाइसेलिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्शिया, सी एनिमन, पेंटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन एंड मेंजिन, ब्रेन कोरल। ये यहाँ पे आपको उनके डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके आपको सारे डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका ओरेलिया, एक है आपका एडम्शिया। हमें अलग अलग लाइफ फॉर्म भी देखने को मिल रही है। एक है आपके पास पॉलीफॉर्म, दूसरी आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म। ओके, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर वगैरह बताए गए हैं। ये आपके सामने डायग्राम बना है। बच्चों अभी हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? मेटाजेनेसिस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस रिफर्स टू व्हाट? मैंने आपको बताया ना, सिंपल अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या नंबर आंसर नंबर ए चला जाएगा? जी हाँ, आंसर नंबर ए चला जाएगा। अकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक, नो, बकवास बात, बकवास बात, बकवाक बात। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमसे क्या कहता है? मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डेजिग्नेट द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डेजिग्नेट लाइफ फॉर्म ऑफ ओबेलिया। मैंने आपको बताया था बच्चों कि कहीं कहीं पे हमको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा और उस कन्फ्यूजन को कन्फ्यूजन मान के चलना नहीं है। मेटामॉर्फोसिस एक अलग चीज़ है, नियोटेनी अलग चीज़ है, नन ऑफ दीज एक अलग चीज़ है। आंसर क्या जाएगा? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अभी कितनी बार मैंने आपको चिल्ला के बताया कि व्हाट इज मेटाजेनेसिस। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बच्चों नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको भी करने होंगे। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कब से मैंने बताया था कि ब्रेन बाद में आया, हाइड्रा आया, एपोलो न्यूरॉन आया। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म? अब बताओ, स्पॉन्जेस, इक्वाइनोडर्म, एनाइड्स। बाकी तो बात के फाइलम है ना बाकी कैसे फाइलम है? बाकी बात के फाइलम है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसके अंदर हाइड्रा था? क्या इसके पास एपोलो न्यूरॉन थे? जी हाँ, बिल्कुल थे। ओके, हाइड्रा इज कार्निवोरस। कैसा है? कार्निवोरस। हर्बीवोरस तो नहीं हो सकता, मोस्ट डेवलप नहीं हो सकता, ओमनीवोरस भी नहीं हो सकता। मोस्ट डेवलप कैसे हो जाएगा? जब अभी शुरुआती फाइलम है तो मोस्ट डेवलप कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं। वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द सिलेंट्रॉन। इसको टिक नहीं किया, टिक कर देते हैं, वरना बच्चों को लगेगा कि सर ने आंसर स्किप कर दिया। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द सिलेंट्रॉन सिलेंटेटा ओनली इज द अकरेंस ऑफ। चलिए बताओ क्या है इसमें से? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास देखने को मिल सकता है? फाइलम सिलेंटेटा के पास। बताते हैं। हर्माफ्रोडिटिज्म मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ऐसा होता है क्या? ओनली पूछा गया बच्चों, देखो ओनली कि सिर्फ किसके पास देखने को मिले? फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया, बहुत बात की बात है। पॉलीमॉर्फिज्म नो, निमेटोसिस्ट विल बी द आंसर। ओके, आगे देखते हैं। मेन कैविटी इन द बॉडी ऑन द हाइड्रा इज कॉल्ड। क्या यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये हीमोसील वगैरह बाद में आएंगे लेटर फाइलम में। जैसे मान लो आपका आर्थ्रोपोडा वगैरह हो गया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक, लार्वा लाइक स्टेज ऑफ हाइड्रा इज। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने लार्वा बताया कि नहीं बताया? इससे पहले कि वो पूछे कि मैंने लार्वा बताया कि नहीं बताया, मैंने बताया था आपको। क्या आपको प्लेनुला याद है? एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि लार्वा कहाँ पे है। ये देखिए बच्चों, प्लेनुला और एफायरा, ये क्या है? आपके लार्वा स्टेज है। लार्वा का आपको टेबल बनाना है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए बना के दे दूंगा। ओके, प्लेनुला। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री इन नाइडेरियन इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है इनके पास। ओके, नेक्स्ट क्या है? टेंटिकल्स अपीयर्स कितने होते हैं? 6 to 8 नंबर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ द हाइड्रा प्रोवाइड फॉर डाइजेशन एंड स्टोरेज। बेटा नाम पे ध्यान देना मेरे दोस्त, गलत मत करना। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसमें इंसल्ट मेरी है। डाइजेशन एंड स्टोरेज, स्टोरेज एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन या फिर डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। ध्यान दें, नाम क्या है? नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर। तो एक बार सोच के आंसर करिएगा इसका, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस बारे में हमने काफ़ी देर बात की है। ओके, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंटेटा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट एनिमल किंगडम की सीरीज़ को हम पूरा यूट्यूब पे अपलोड करें अपने फेवरेट प्यारे अच्छे बच्चों के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।